दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर ब्रिजेश क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पर्यावरण का एक दूसरा लेक्चर लेके आप लोगों के साथ उपस्थित हुए हैं। कई दिनों से हमारे चैनल पे वीडियो हम आप लोगों को नहीं प्रोवाइड कर पाए, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ ऐसी समस्याएं आई जिसके लिए हम वीडियो आपको प्रोवाइड करने में समर्थ नहीं थे। तो आज एक बार फिर पर्यावरण के इस लेक्चर में हम लोग उपस्थित हुए हैं और हमारी कोशिश होगी कि पर्यावरण का जो भी लेक्चर हो, जो भी चीज़ें हों, आप उसके बेसिक चीज़ों को अच्छी तरीके से जानें, ताकि चाहे जहाँ से भी, चाहे जैसे भी प्रश्न आपसे पूछे जाएं, आपको उनके सही उत्तर तक पहुंचने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी परीक्षा हाल में न हो। और पर्यावरण की अगर हम बात करें तो जो भी यूपी टेट की परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं, वहाँ पे पर्यावरण के अंतर्गत 30 नंबर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पर्यावरण से पूछे जाते हैं, जिसमें भूगोल भी शामिल होता है, विज्ञान भी शामिल होता है, वन भी शामिल होते हैं, वनस्पति भी शामिल होती हैं और तमाम तरह की संस्कृतियाँ भी इसमें जो है पर्यावरण के अंतर्गत शामिल होती हैं। और हमने इसके पहले वीडियो में पर्यावरण के सिलेबस को बता दिया है, समझा दिया है कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो पिछला वीडियो जो भी हमारा आप लोगों ने नहीं देखा है उसको जाके देखिए। और अगर हम यूपी टेट की बात करें तो यूपी टेट में अगर हम यूपी टेट की बात करें तो 30 अंक का प्रश्न पर्यावरण से आता है। अगर हम सुपर टेट की बात करें तो यहाँ से सुपर टेट की परीक्षा में 10 अंक के प्रश्न पर्यावरण से पूछे जाते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग पर्यावरण के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसको हम अंग्रेजी में इन्वायरमेंट के नाम से जानते हैं। शार्ट नेम इसका ईबीएस है। और पर्यावरण क्या है? पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर, आवरण का मतलब होता है घेरे हुए। तो हम लोगों ने छोटी कक्षाओं में पढ़ा था, जाना था कि जो भी हमारे आसपास है, जो भी हमारे चारों ओर है, वही पर्यावरण है। लेकिन ये पर्यावरण की पूर्ण परिभाषा या पर्यावरण की पूर्णता को ये बताने में समर्थ नहीं है। पर्यावरण की बात करें तो ये एक संकुचित अर्थ है। पर्यावरण का ये एक संकुचित अर्थ है, एक संकुचित क्षेत्र है। संकुचित क्षेत्र का मतलब, अगर हम पर्यावरण की बात करें, मान लीजिए हम इस कमरे में हैं, तो इधर भी दीवार, इधर भी दीवार, सामने दरवाजा, पीछे दीवार, तो एक यही आवरण जो है हमको घेरे हुए है। तो बस इतना कमरा भर ही पर्यावरण नहीं है, कमरा भर ही पर्यावरण नहीं है। पर्यावरण के अंतर्गत किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है, तो आइए हम जानते हैं कि पर्यावरण के अंतर्गत किन किन चीज़ों को हम शामिल करते हैं। पर्यावरण की अगर हम बात करें तो पर्यावरण के अंतर्गत हम
मृदा को शामिल करते हैं, जिसको हम मिट्टी कहते हैं, मृदा या मिट्टी कहते हैं। दूसरा है जल, तीसरा है वायु, तीसरा है वायु, और उसके बाद है ऊर्जा, जिसको हम सूर्य का प्रकाश भी कहते हैं, सूर्य का प्रकाश भी कहते हैं। फिर उसके बाद है 5वें नंबर पे पेड़ पौधे, पेड़ पौधे और जीव जंतु, जीव जंतु। तो इन 5 चीजों को हम पर्यावरण में शामिल करते हैं। इन पर्यावरण अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमको मिट्टी के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, जल के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, वायु के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, ऊर्जा के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, और पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो पर्यावरण के अंतर्गत इन सारी चीजों को, इन सारी चीजों को हम पर्यावरण में शामिल करते हैं, शामिल करते हैं। अगर हम यहाँ देखें कि पहले नंबर पे मृदा, दूसरे नंबर पे जल, तीसरे नंबर पे वायु, चौथे नंबर पे ऊर्जा, 5वें नंबर पे पेड़ पौधे, अगर हम इनकी बात करें, इनमें अंतर अगर हम देखें तो 1 से 4 तक की बात करें तो ये अजैविक, अजैविक घटक, और पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को जैविक घटक के नाम से जानते हैं। अब ये जैविक अजैविक घटक क्या है, जैविक घटक या अजैविक घटक क्या है? तो अगर हम अजैविक घटक की बात करें कि अजैविक घटक क्या है, अजैविक घटक क्या है? तो जिसमें श्वसन की क्रिया नहीं होती, जिसमें श्वसन की क्रिया नहीं होती है, उसको हम अजैविक घटक के नाम से जानते हैं। अर्थात निर्जीव अजैविक घटक होते हैं, अर्थात निर्जीव अजैविक घटक होते हैं। ऐसा हम कह सकते हैं कि जितनी भी निर्जीव चीजें होती हैं, इस हमारे चारों तरफ जितनी भी निर्जीव चीजें हैं वो सब अजैविक घटक के अंतर्गत आएंगी, चाहे वो मृदा हो, चाहे वो जल हो, चाहे वो वायु हो, चाहे वो ऊर्जा। उसी प्रकार से
जैविक घटक क्या है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें कि जैविक घटक क्या है, तो जैविक घटक के अंतर्गत पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के बारे में, जीव जंतु आते हैं। क्यों आते हैं जैविक घटक में पेड़ पौधे जीव जंतु क्यों आते हैं? जैविक घटक के अंतर्गत आने का कारण क्या है पेड़ पौधों का? तो पहला कारण है कि इनमें श्वसन क्रिया होती है, सजीव होते हैं, ये जो है ये सजीव होते हैं। अर्थात हम ये कह लें कि ऐसे घटक जो निर्जीव होते हैं वो अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं, और ऐसे घटक जो सजीव होते हैं वो जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। कहने का मतलब जिसमें श्वसन क्रिया हो वो जैविक घटक, और जिसमें श्वसन क्रिया ना हो वो अजैविक घटक। तो सवाल पूछता है परीक्षाओं में कि पर्यावरण की संरचनाएं, या घटक या प्रकार, अगर इन चीजों को आपसे पूछता है कि पर्यावरण की संरचनाओं के बारे में बताइए, पर्यावरण के घटकों के बारे में बताइए, पर्यावरण के प्रकार के बारे में बताइए, तो आपको पर्यावरण के प्रकार के बारे में ये दो प्रकार आपको बताना है। पहला प्रकार आपका है अजैविक घटक। पर्यावरण दो प्रकार का होता है, एक अजैविक और दूसरा जैविक। अभी हम लोगों ने चर्चा की कि अजैविक और जैविक क्या है। तो अजैविक का मतलब जिसमें श्वसन क्रिया ना हो, और जैविक का मतलब जिसमें श्वसन क्रिया हो, अर्थात जीव हो, जो सजीव हो उसे हम जैविक, और जो निर्जीव हो उसे हम अजैविक घटक के नाम से जानते हैं। तो ये पर्यावरण की संरचना है, ये पर्यावरण के घटक है, और ये पर्यावरण के प्रकार आप कह लीजिए। प्रकार तो पर्यावरण के बहुत सारे होते हैं, लेकिन मूल रूप से अगर देखा जाए तो यही दो प्रकार या दो घटक आप पर्यावरण के जानिए। तो अजैविक घटकों में जैसा हमने जाना कि अजैविक घटक के अंतर्गत अगर हम बात करें कि अजैविक घटक के अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो अजैविक घटक के अंतर्गत हमने जाना कि मृदा या मिट्टी, अजैविक घटक के अंतर्गत मृदा या मिट्टी, जिसको हम दूसरे नाम से भी जान सकते हैं। अजैविक घटक के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे, तो अजैविक घटक के अंतर्गत हम स्थल मंडल, अजैविक घटक के अंतर्गत हम स्थल मंडल, जल मंडल,
जलमंडल और वायुमंडल। वायुमंडल, इन सब चीजों का अध्ययन करते हैं। और जैविक के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जीव जंतु का अध्ययन हम जैविक घटकों के अंतर्गत करते हैं। तो अजैविक घटक को हम एबायोटिक कंपोनेंट्स के नाम से जानते हैं और जैविक घटक को हम बायोटिक कंपोनेंट्स के नाम से जानते हैं। जैविक घटक को हम बायोटिक कंपोनेंट्स के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से पर्यावरण के घटकों के बारे में अगर हम प्रश्न आए कि पर्यावरण के कितने घटक होते हैं, तो वहां आपको बताना होगा कि पर्यावरण के दो घटक होते हैं, एक अजैविक घटक होता है और एक जैविक घटक होता है। अब स्थल मंडल की अगर हम बात करें तो स्थल मंडल को कहते हैं लिथोस्फीयर। जलमंडल को हाइड्रोस्फीयर। वायुमंडल को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो स्थल मंडल को हम लिथोस्फीयर, जलमंडल को हम हाइड्रोस्फीयर, वायुमंडल को हम एटमॉस्फेयर के नाम से भी जानते हैं। अगर हम लिथोस्फीयर की बात करें, स्थल मंडल की बात करें, तो स्थल मंडल जो है हमारी पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्रफल का, 29% भाग स्थल मंडल है, जबकि 71% भाग पर जल है। 29% भाग पर स्थल है, 71% भाग पर जल है और फिर उसके बाद वायुमंडल आता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं इसकी, स्थल मंडल की चर्चा करते हैं कि स्थल मंडल क्या है, लिथोस्फीयर क्या है। स्थल मंडल जिसको हम लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। यह संपूर्ण पृथ्वी के 29% भाग पर स्थल मंडल है। प्रश्न आता है कि पृथ्वी के कितने भाग पर स्थल मंडल है, तो आपका प्रश्न होगा 29% भाग पर
स्थल मंडल है। अब स्थल मंडल में अगर हम लिथो की बात करें तो लिथो का मतलब क्या होता है? तो लिथो का मतलब होता है चट्टान। लिथो का मतलब होता है चट्टान, और स्फेयर का मतलब होता है मंडल। स्फेयर का मतलब होता है मंडल। तो स्थल मंडल के अंतर्गत हम चट्टानों के बारे में जानेंगे कि कहाँ पे कौन कौन सी चट्टान या कौन कौन सी मृदा, किस क्षेत्र में कौन कौन सी मृदा या कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं। तो और इसी स्थल मंडल के अंतर्गत ही हम इसी स्थल मंडल के अंतर्गत हमारे पेड़ पौधे भी आते हैं, लेकिन वो जैविक घटक के रूप में आएंगे। तो स्थल मंडल के बारे में हम लोग चट्टान पढ़ेंगे कि चट्टान में मृदा क्या है, कहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, उसके क्या गुण हैं, उनकी उस मिट्टी की क्या विशेषता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमको स्थल मंडल के माध्यम से अध्ययन करना होता है। तो स्थल मंडल पृथ्वी के कितने भाग पर पाया जाता है? तो स्थल मंडल पृथ्वी के 29% भाग पर पाया जाता है। अब बात करते हैं दूसरे अजैविक घटक की, जिसको हम जल मंडल के नाम से जानते हैं। जल मंडल, जिसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। जल मंडल क्या है? जल मंडल पृथ्वी के 71% भाग पर जल, संपूर्ण पृथ्वी के 71% भाग पर जल पाया जाता है, और इसीलिए हमारी पृथ्वी नीली दिखाई देती है। जल की अधिकता के कारण ही हमारी पृथ्वी जो है वो नीली दिखाई देती है। इसी प्रकार से हम लोग अजैविक घटकों के अंतर्गत वायुमंडल का भी अध्ययन करेंगे। वायुमंडल जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है, वायुमंडल क्या होता है? मान लीजिए जैसे ये हमारी पृथ्वी है, तो इस तरीके से 1 2 3 4 और ये 5, तो पृथ्वी के चारों तरफ गैसों का जो आवरण होता है, पृथ्वी के चारों तरफ गैसों के आवरण को ही हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं, या उसी को हम वायुमंडल कहते हैं। हमारी पृथ्वी के चारों तरफ ढेर सारी गैसों का, तमाम गैसों का जो आवरण, जो परत पाई जाती है, वही सभी गैसों की परत जो है वो वायुमंडल कहलाती है। अब जैसे पृथ्वी से पहली वाली परत की अगर हम बात करें तो क्षोभ मंडल, जिसको हम क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं, क्षोभ मंडल। अगर हम इस दूसरे परत की बात करें, समताप मंडल। अगर हम इस तीसरे परत की बात करें, मध्य मंडल, जिसको हम मीजोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। इस चौथे
की बात करें तो आयन मंडल, और इस पांचवें की बात करें तो बाह्य मंडल, या जिसको हम बहिर्मंडल के नाम से भी जानते हैं। तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल, इन पांच प्रकार के गैसों की जो परत है, 5 प्रकार के गैसों की जो परत है उसको हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं। या हम वायुमंडल की अगर बात करें तो जैसे हम जानना चाहें कि वायुमंडल क्या है, तो सीधा सीधा सा मतलब वायुमंडल से होता है कि गैसों के मिश्रण को हम वायुमंडल कहते हैं। गैसों के मिश्रण को वायुमंडल कहते हैं। अब गैसों का मिश्रण कौन कौन सा होगा, जैसा हमने पहले से भी पढ़ा है कि हमारे वायुमंडल में 78% भाग नाइट्रोजन का, 78% भाग, या कहीं कहीं पे 78.08%। तो ये दो डाटा आपको याद रखना है। 78% कहीं कहीं रहता है और कहीं कहीं 78.08% रहता है। तो नाइट्रोजन की अधिकता हमारे वायुमंडल में, कहने का मतलब यह है कि हमारा जो वायुमंडल है उसमें नाइट्रोजन की जो मात्रा पाई जाती है, नाइट्रोजन का जो भाग होता है, नाइट्रोजन का जो प्रतिशत होता है वो 78% होता है। मतलब कुल वायुमंडल में 78% गैस नाइट्रोजन गैस उपस्थित होती है। हमारे पूरे वायुमंडल के 78% भाग जिन गैसों का होता है वह नाइट्रोजन गैस का होता है, जिसको हम N2 से प्रदर्शित करते हैं, N2 से प्रदर्शित करते हैं। और उसी प्रकार से ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ये 21% या कहीं कहीं आपको 20.0930% भी देखने को मिलेगा। तो अगर फैक्ट पूछता है तो ये आपको मिलेगा, और अगर वैसे पूछता है तो ये आपको मिलेगा। वैसे ज़्यादातर नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, लेकिन अगर फैक्ट की बात करें तो वहाँ 78.08 और 20.93% गैस जो है वो ऑक्सीजन के रूप में हमारे वायुमंडल में उपस्थित होती है। इसी के साथ और भी कुछ गैसें हैं, जैसे आर्गन की अगर हम बात करें, आर्गन गैस की बात करें, आर्गन गैस की बात करें तो ये एक अक्रिय गैस होती है। ये एक अक्रिय गैस है। आर्गन की अगर हम बात करें तो ये एक अक्रिय गैस है। और अक्रिय का मतलब ये है कि ये किसी भी प्रकार की कोई क्रिया नहीं करती है, इसीलिए आर्गन गैस को हम
अक्रिय गैस के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो प्रतिशत है हमारे वायुमंडल में आर्गन का, वो है 0.93%। आर्गन गैस या अक्रिय गैस की अधिकता जो है हमारे वायुमंडल में 0.93% है। इसी के साथ अगर हम हमारे वायुमंडल में CO2 भी पाई जाती है, CO2 गैस भी पाई जाती है, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं, जिसको हम भारी गैस भी कहते हैं। इसी को हम भारी गैस भी कहते हैं। तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें कि हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति कितनी है, या वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मात्रा में पाई जाती है, तो इसके लिए हम 0.03% का आंकड़ा हम लोगों को ध्यान में रखना होता है। तो इस प्रकार से हमने पर्यावरण के जैविक अजैविक घटकों के बारे में जाना। तो ये पर्यावरण के जितने भी घटक अभी तक हम लोगों ने जाने, वो सारे अजैविक घटकों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। अब आइए चर्चा करते हैं कि जैविक घटक के अंतर्गत क्या क्या आता है, जैविक घटक में क्या है। तो जैविक घटक की अगर हम बात करें कि जैविक घटक क्या है, तो जैविक घटक बायोटिक कंपोनेंट्स। अगर हम जैविक घटकों की बात करें तो जैविक घटक के अंतर्गत हमारे पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को शामिल किया जाता है। जीव जंतुओं को शामिल किया जाता है। तो हम ये देख रहे हैं कि जैविक घटक के अंतर्गत पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। पेड़ पौधे जीव जंतुओं के पूरक हैं और जीव जंतु पेड़ पौधों के पूरक हैं। क्यों पूरक हैं, क्या कारण है? इसका कारण ये है कि पेड़ पौधों से ऑक्सीजन जीव जंतु प्राप्त करते हैं और जीव जंतुओं से कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ये एक दूसरे के पूरक होते हैं जैविक घटक के अंतर्गत। पेड़ पौधों की अगर हम बात करें तो ये स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी क्यों होते हैं? क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसीलिए पेड़ पौधों को स्वपोषी कहा जाता है। और कैसे ये अपना भोजन बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, जिसको हम अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस के नाम से भी जानते हैं। उसी तरह से अगर हम जीव जंतुओं की बात करें, या थोड़ी सी और इसमें जानकारी ले लेते हैं
पेड़ पौधों को हम उत्पादक की श्रेणी में रखते हैं, या पेड़ पौधों को हम उत्पादक मानते हैं, और इनको हम ये जैविक घटक जो होते हैं ये प्राथमिक होते हैं। ये पेड़ पौधे जो होते हैं प्राथमिक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये उत्पादक हैं। इसी प्रकार से जीव जंतु की बात करें तो ये उपभोक्ता होते हैं। उपभोक्ता क्यों होते हैं? क्योंकि ये शाकाहारी भी हो सकते हैं, मांसाहारी भी हो सकते हैं, और शाकाहारी मांसाहारी दोनों हो सकते हैं। तो इसीलिए इनको उपभोक्ता की श्रेणी में रखा गया और पेड़ पौधों को उत्पादक की श्रेणी में रखा गया कि ये सिर्फ उत्पादन करते हैं, ना कि किसी अन्य चीज का ये अपने आप सिर्फ उत्पादन का काम ज्यादा से ज्यादा इन पेड़ पौधों में होता है। और जबकि जीव जंतु ये परपोषी होते हैं। अब इन्हें परपोषी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। ये जीव जंतु आत्मनिर्भर न होकर ये पेड़ पौधों के ऊपर निर्भर रहते हैं, या किसी अन्य जीव के द्वारा अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए इनको परपोषी कहा जाता है। इसलिए क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ये या तो पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, या तो फिर किसी जीव जंतु के ऊपर निर्भर होते हैं। तो और इस जैविक घटक में जीव जंतुओं को द्वितीयक भी कहा जाता है। जिस प्रकार से पेड़ पौधों को प्राथमिक कहा जाता है, उसी प्रकार से जीव जंतुओं को द्वितीयक के रूप में जाना जाता है, या द्वितीयक उनको बोला जाता है। तो इस तरह से हमने एक छोटे से लेक्चर के माध्यम से पर्यावरण के बारे में जाना, उनके घटकों के बारे में जाना, और उनके घटक के अंतर्गत क्या क्या चीज़ों को शामिल किया जाता है। जैविक घटक में कौन कौन सी चीज़ शामिल होते हैं, अजैविक घटक में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। तो ये एक छोटा सा लेक्चर आपके सामने पर्यावरण और पर्यावरण के घटकों के बारे में। अब यहाँ से आने वाले प्रश्नों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि जो अभी तक हमने पढ़ा, यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए हम उन पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं, क्योंकि जब तक हम प्रश्नों की प्रकृति के बारे में नहीं जान पाते कि किस तरह के प्रश्न आते हैं, तो हमको समझ में नहीं आता कि मतलब क्या हमको याद करना है, क्या हमको नहीं याद करना है। तो अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है, इसमें से किस तरह के प्रश्न आते हैं, आइए इस पे चर्चा करते हैं हम लोग। मान लीजिए प्रश्न है, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक पर्यावरण है। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक पर्यावरण है। तो यहाँ अगर हम इसके उत्तर की बात करें तो यहाँ इसका उत्तर होगा जलमंडल।
इसका यहाँ उत्तर होगा जलमंडल। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक पर्यावरण, या इसी को हम दूसरे रूप में बात करें तो पर्यावरण की वह कौन सी इकाई है, पर्यावरण की कौन सी इकाई पृथ्वी पर सर्वाधिक रूप से पाई जाती है। इसके उत्तर की बात करें तब भी उत्तर हमारा जलमंडल ही होगा, क्योंकि अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा कि 71% भाग पर जलमंडल और 29% भाग पर स्थलमंडल पाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर जलमंडल होगा। सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए आपसे प्रश्न कर ले कि अगला प्रश्न अजैविक पर्यावरण के अंतर्गत नहीं आता। अजैविक पर्यावरण के अंतर्गत नहीं आता है। इस तरह के प्रश्न अगर आपसे पूछ दे और उसमें ऑप्शन आपको मिल जाए, ए पादप, बी मृदा, सी वायु, डी जल। अगर इस तरह की प्रश्न की प्रकृति हो कि अजैविक पर्यावरण के अंतर्गत नहीं आता, तो इस प्रश्न में अगर हम देखें तो ये अजैविक पर्यावरण है। मृदा क्या है? अजैविक पर्यावरण है, अजैविक पर्यावरण है। वायु भी अजैविक पर्यावरण है, जल भी हमारा अजैविक पर्यावरण है। क्यों अजैविक पर्यावरण है? क्योंकि ना तो मृदा, ना तो वायु, ना तो जल, इन सब चीज़ों में श्वसन की प्रक्रिया नहीं होती है, ये निर्जीव होते हैं, इसलिए ये अजैविक पर्यावरण हैं। अब प्रश्न पूछ रहा है कि अजैविक पर्यावरण के अंतर्गत नहीं आता है, तो अजैविक पर्यावरण के अंतर्गत पादप नहीं आता है, पेड़ पौधे नहीं आते हैं। पेड़ पौधे जो हैं वो जैविक पर्यावरण, जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ए हमारा ऑप्शन जो है ये सही होगा। तो इस तरह की प्रकृति के प्रश्न आपसे परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न की बात अगर हम करें कि और कितने प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं, तो आज हम उन सारे प्रश्नों की चर्चा हम लोग करने वाले हैं जो हमारी परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी हैं। तो अगला प्रश्न, अगर प्रश्न आपका बने कि वायुमंडल में किस गैस की अधिकता होती, प्रश्न ये बने कि वायुमंडल में किस गैस की अधिकता होती है, तो हमारा उत्तर वहाँ होगा नाइट्रोजन। हमारा उत्तर वहाँ होगा नाइट्रोजन, क्योंकि हम जानते हैं कि 78% या 78.08% नाइट्रोजन की मात्रा हमारे वायुमंडल में होती है। तो इस तरह के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं।
या अगले प्रश्न की बात करें कि अगला प्रश्न किस तरीके से होगा, तो अगला प्रश्न है जैसे कि वायुमंडल में दूसरे नंबर पर पाई जाने वाली गैस है। तो वायुमंडल में दूसरे नंबर पर पाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? तो दूसरे नंबर पे हम लोगों ने पढ़ा था ऑक्सीजन। दूसरे नंबर पे जो गैस पाई जाती है वो ऑक्सीजन। अगर हम इसकी मात्रा की बात करते हैं कि कितने प्रतिशत में ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, तो हम ज़्यादातर 21% देखने को मिलता है, या कहीं कहीं पे आपको 20.93% भी देखने को मिलेगा। तो इसको और इसको दोनों को हमको ध्यान में रखना है, इन सारे आंकड़ों को हमको ध्यान में रखना है, चाहे ये ऑप्शन में हो चाहे ये ऑप्शन में हो। तो इस तरह के प्रश्नों को हमको परीक्षाओं में फेस करना पड़ता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि पर्यावरण के इस छोटे से लेक्चर में किस तरह के प्रश्नों की प्रकृति हमारे परीक्षाओं में पूछी जाती है, उनका नेचर कैसा होता है। तो इस तरह से हमने पर्यावरण के बारे में एक छोटी सी जानकारी हम लोगों ने ली, और इसी प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आज के लिए बस इतना ही। तो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।